और बताइए क्या हाल चाल है आपके। आज हम आपके लिए अगली चीज लेके आए हैं। संविधान में हम काफी कुछ अध्ययन कर चुके हैं, जैसे संविधान का परिचय प्राप्त कर चुके हैं अपन। उसके अलावा संवैधानिक विकास की ओर हमने कदम बढ़ा दिए थे अपने। तो उन्हीं क्रम में आप रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 तथा भारत शासन अधिनियम 1858 तक पढ़ चुके थे। काफी कुछ जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई थी। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया इस YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। अगर कोई कमी लगती है आपको मेरे YouTube वीडियोस में तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप जो भी कहोगे मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो इसी क्रम में आज अपन हमारे अगले टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1861 की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? देखिए भाई, भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया था, तो उसके तुरंत 3 वर्ष बाद ही क्या जरूरत पड़ी कि भारत शासन अधिनियम 1861 लाना पड़ा। तो देखिए भाई, जो कमियां भारत शासन अधिनियम 1858 में रह गई थी उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1861 लाया गया। क्लियर? तो अब देखते हैं इस अधिनियम में प्रावधान क्या किए गए थे। तो देखिए आप, प्रमुख प्रावधान, पहला प्रावधान है कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें अब सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। आप सभी को पता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब जारी हुआ था तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को का पद बनाया गया था। मतलब गवर्नर का पद को क्या नाम कर दिया गया था? गवर्नर जनरल। और उसको उसके कार्यों में परामर्श देने के लिए 4 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, जिसे क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल की परिषद या गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। और आपको यह भी पता है कि 1858 अधिनियम के पश्चात गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था? वायसराय। तो इसी क्रम में अब वायसराय की कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य कर दिए गए? 5 सदस्य। क्लियर? अगली बात देखते हैं अपन कि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल या वायसराय को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। तो उन अधिकारों पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए थे? पहला अधिकार था गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अब देखिए आप, अध्यादेश क्या होता है? तो भाई अध्यादेश उसे कहा जाता है टेम्परेरी कानून को या जुगाड़ू कानून को। आप सभी को पता है कि भारतीय संसद में जो कानून निर्मित किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं? संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों से किसी विधेयक या प्रस्ताव को पारित किया जाता है और राष्ट्रपति जब उस प्रस्ताव या विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो वही क्या बनता है आगे जाके? अधिनियम या कानून। लेकिन यह प्रक्रिया संसद का जब सत्र चलता है तो उसमें ही की जाती है, डायरेक्ट नहीं की जाती। अब मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी अति आवश्यक विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो, तो सत्र शुरू होने का इंतजार थोड़ी किया जाएगा। तो उस समय राष्ट्रपति डायरेक्ट अध्यादेश ला सकता है जो कि अगले 6 महीने तक वैलिड रहता है। अगर इस अध्यादेश को परमानेंट कानून बनाना है या अधिनियम बनाना है तो संसद के दोनों सदनों से इस पर स्वीकृति ले ली जाती है। तो इसी प्रकार भारतीयों के लिए कानून कौन निर्मित करता था? ब्रिटिश संसद। अब ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाने में अगर टाइम लग रहा है तो उस समय गवर्नर जनरल किसी अत्यावश्यक विषय पर कानून बना सकता था, जिसे क्या कहा जाएगा? अध्यादेश। पहली बात क्लियर। दूसरा अधिकार क्या दिया गया कि भारत उपनिवेश में किसी भी नए राज्य की स्थापना, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन तथा किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार किसे दिया गया? गवर्नर जनरल या वायसराय को। ये गवर्नर जनरल या वायसराय का कौन सा अधिकार हो गया? दूसरे नंबर का। क्लियर? अगला अधिकार क्या दिया गया कि गवर्नर जनरल ने इस अधिनियम के तहत भारत में एक नई प्रणाली की शुरुआत की, जिसे क्या कहा गया? विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली का मतलब कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मतलब गवर्नर जनरल ने अपने अधीन कार्य करने वाले मंत्रियों को अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट बांट दिए। जैसे किसी मंत्री को गृह विभाग दे दिया, किसी मंत्री को क्या दे दिया? रक्षा विभाग दे दिया, किसी को संचार विभाग दे दिया। तो इन विभागों में विभक्त कर दिया गया पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को। इसलिए यहां से कौन सा प्रणाली शुरुआत हुई? विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली। क्लियर? अगली बात, अब इस अधिनियम के तहत एक नई शुरुआत हुई है भारत में, तो उसे भी देखते हैं क्या शुरुआत हुई है कि भाई
पहले क्या करता था, गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा था, इसलिए उसे वायसराय कहा जाने लगा था। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, एक थोड़ा सा चेंजेसमेंट हुआ है यहां पर कि भाई अब जो गवर्नर जनरल है वो कानूनों का निर्माण। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इस अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था। क्या था वो प्रावधान, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई, अभी तक क्या है कि भारत में लोकतंत्र की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन यहां से एक संसदीय कार्य प्रणाली को प्रारंभ करने का विचार किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कैसे किया गया, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई, यहां पर एक नया प्रावधान किया गया। कैसे, तो गवर्नर जनरल को कानून निर्माण में परामर्श देने के लिए, गवर्नर जनरल को कानून निर्माण में परामर्श देने के लिए 6 से 12 सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। कितने, मिनिमम 6 और 12 सदस्य अधिकतम। तो इसी कारण पहली बार भारत में विधान परिषदों का गठन देखने को मिला। एक बात बताइए आप मुझे कि विधान परिषद अपन एक तरीके से इसे बोल सकते हैं व्यवस्थापिका। क्या काम होता है व्यवस्थापिका का, मैंने आपको परिचय क्लास में बताया था कि व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों को निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। अब गवर्नर जनरल और ये 6 से 12 सदस्य मिलकर क्या करेंगे, कानूनी तो निर्माण करेंगे ना। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि विधान परिषदों का गठन किया गया है। क्लियर। और इस अधिनियम के तहत 3 भारतीय व्यक्तियों को केंद्रीय विधान परिषद में नियुक्त किया गया था। मतलब जो कानून निर्मात्री संस्था थी, विधान परिषद थी, जिसका पहली बार भारत में गठन किया गया इस अधिनियम के तहत, उस केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया था। कौन कौन थे वो, तो पहला सदस्य था देवनारायण सिंह, जो कि कहां से थे, बनारस के राजा थे। उसके बाद नरेंद्र सिंह, जो कि पटियाला के राजा थे। और तीसरा नाम आता है सर दिनकर राव का, जो कि ग्वालियर रियासत के प्रधानमंत्री थे। इन तीनों व्यक्तियों को केंद्रीय विधान परिषद में नियुक्त किया गया था। क्लियर। अगली बात, अब आगे चलते हैं अपन। तो इस अधिनियम के तहत भारत में एक नवीन विचारधारा का प्रारंभ हुआ, उसका नाम था न्यायिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत। देखिए भाई, आपको पता है 1773 अधिनियम के तहत सन 1774 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, जिसमें 3 अन्य तथा 1 मुख्य न्यायाधीश थे। उस मुख्य न्यायाधीश का नाम मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, आप उसका इस वीडियो में भी जो उस वीडियो में कमेंट नहीं कर पाए, वो यहां पर उसका नाम देना मुझे कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे 1774 के संघीय न्यायालय के। तो यहां पर क्या हुआ है कि न्यायिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई है। मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में स्टेट हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। तो 3 राज्यों में स्टेट हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी इस अधिनियम के तहत। पहला मद्रास, दूसरा बॉम्बे और तीसरा कलकत्ता। इन तीनों जगह पे स्टेट हाई कोर्ट या राज्य उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को बांट देना। पहले पूरे भारत के मामले कहां पर सुलझाए जाते थे, संघीय न्यायालय में। अब लेकिन 3 हाई कोर्ट, मतलब उनको बांट दिया गया कामों को। तो कामों को बांटना ही क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण। और कामों को एक ही जगह कर देना क्या कहलाता है, केंद्रीकरण। तो कामों को बांटा गया, इसलिए न्यायिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई है। 3 स्टेट हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई है। अगली बात करते हैं अपन प्रांतीय विधानसभाओं का गठन। तो इस अधिनियम के तहत कुछ राज्यों में राज्यों का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिन्हें क्या कहा जाएगा, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाएगा, या उन्हें डिप्टी गवर्नर भी कहा जाएगा। क्लियर। और उन तीनों राज्यों में 3 नई प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया गया था। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बंबई। ऐसे 3 नए राज्यों में 3 नई प्रांतीय विधानसभाओं का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया। तो यह था आपका भारत शासन अधिनियम 1861। इसके बाद हम अगले अधिनियम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारा अगला अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1892। तो देखिए भाई, 1861 पूरा हो चुका था, आपको समझ में भी आ गया है। एक बात कि जब भी कोई अधिनियम पूरा हो और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, या फिर इसको पॉज करके भी आप अपने नोट्स रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले अधिनियम की तरफ, भारत शासन अधिनियम 1892। तो देखिए भाई, इस अधिनियम के प्रावधान पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी जिस कारण यह अधिनियम लाया गया। तो पहली परिस्थिति पर चर्चा करते हैं, तो उसका नाम है बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। भाई, इस अधिनियम के पहले बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। उस कारण
शिक्षा का काफी विकास हो चुका था और लोगों में राष्ट्रवाद की भूमिका प्रबल हो रही थी, मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना प्रबल हो रही थी। दूसरा प्रावधान, दूसरी चीज के 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 एक्ट जारी किए गए थे। पहला था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और दूसरा था इंडियन आर्म्स एक्ट। मतलब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत मीडिया और जो ये समाचार पत्र जो हैं वो अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी नहीं छाप सकते थे, और दूसरा था इंडियन आर्म्स एक्ट, मतलब कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस का हथियार नहीं रख सकता था। क्लियर। तीसरी बात, तीसरी परिस्थिति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो उस समय के तत्कालीन विद्वानों के द्वारा, जैसे राजा राम मोहन राय इत्यादि के द्वारा कई प्रकार के समाज सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिससे लोगों की सोच और सामाजिक परिवेश में परिवर्तन हो रहा था या सामाजिक परिवेश का विकास हो रहा था। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए भाई, अभी तक भारतीय क्रांतिकारियों या भारतीय जनता के पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो अंग्रेजी सरकार के पास जाकर अपनी बात कहे। लेकिन इसी बीच 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हो चुका था, गठन हो चुका था, और भारतीयों को अंग्रेज सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था। तो ये उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी जिन्हें ध्यान में रखते हुए भारत शासन अधिनियम 1892 में पारित किया गया था। तो अब अपन बढ़ते हैं इसके प्रावधानों की ओर कि इसके मुख्य मुख्य प्रावधान क्या क्या थे। क्लियर। तो पहला प्रावधान पढ़ते हैं अपन, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 16 कर दिया गया। क्लियर। पहले आपने देखा था कि 6 से 10 सदस्य नियुक्त कर सकता था गवर्नर जनरल अपनी परिषद में, जो क्या काम करेगा, जो परिषद क्या काम करेगी, कानून निर्माण के लिए। तो उसे क्या कहा जाता था, केंद्रीय विधान परिषद। लेकिन अब उसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 10 से कितनी कर दी गई है, 10 से बढ़ाकर उसकी सदस्य संख्या कर दी गई है 16। तो इस प्रकार केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई इस अधिनियम के तहत। दूसरा प्रावधान देखते हैं, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार निर्वाचन की शुरुआत हुई। निर्वाचन भी 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। देखिए, आपका क्षेत्रीय वार्ड मेंबर, आपका सरपंच, आपका विधानसभा सदस्य और आपका लोकसभा सदस्य, ये सभी प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, मतलब जनता इनको डायरेक्ट वोट देती है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति को जनता वोट खुद देती है क्या, नहीं देती। लेकिन विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ये सब मिलकर किसको वोट देते हैं, राष्ट्रपति को। तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब किसी को वोट देते हैं तो वही क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो इसी कड़ी में भारत में पहली बार इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, मतलब प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाता था। तो यहां से ही किसकी शुरुआत हुई, भारत में पहली बार निर्वाचन की शुरुआत हुई है। हां, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन किस प्रकार का निर्वाचन शुरू हो चुका है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हो चुका है। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा प्रावधान, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, कार्यकारी परिषद, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई थी, उस समय 4 थी, उसके बाद 5 सदस्य हुए, और इस अधिनियम के तहत कितने सदस्य कर दिए गए, उसमें 10 सदस्य कर दिए गए, जिसमें से 5 जो सदस्य होंगे वो क्या कहलाएंगे, सरकारी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य तो क्या कहलाएंगे, सरकारी, और जो 5 सदस्य हैं वो क्या कहलाएंगे, गैर सरकारी। जो सरकारी सदस्य हैं उन्हें गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाएगा, और जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे, और वो कहां से निर्वाचित होकर आएंगे, प्रांतीय विधानसभाओं से। क्लियर। अब इन 5 सरकारी सदस्यों को गवर्नर जनरल खुद मनोनीत कर रहा है, और जो 5 गैर सरकारी सदस्य हैं वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के रूप में निर्वाचित हो रहे हैं। तो उसमें से एक सदस्य कहां से आएगा, कलकत्ता विधानसभा से, दूसरा कहां से आएगा, बंबई विधानसभा से, तीसरा कहां से आएगा, मद्रास विधानसभा से, चौथा सदस्य कहां से आएगा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से, और जो 5वां सदस्य होगा वो कलकत्ता वाणिज्य मंडल का कोई सदस्य होगा। तो इस प्रकार ये गवर्नर जनरल की परिषद में 10 कार्यकारी सदस्य होंगे। अगला जो प्रावधान आता है, उस प्रावधान के तहत जो विधान परिषद के सदस्य थे उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे इस अधिनियम के तहत। मतलब जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन सदस्यों को इस अधिनियम के तहत कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। क्या क्या थे वो अधिकार, तो पहला अधिकार था किसी विधेयक पर प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब विधान परिषद के सदस्य किसी भी विधेयक पर प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा, बजट विधेयक पर
बहस कर सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। बजट का मतलब समझते हो आप, जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। जैसे इस साल सरकार किस किस जगह पर क्या क्या पैसा खर्च करेगी, उसे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। तो जब भी सरकार के द्वारा बजट विधेयक लाया जाएगा तो उस पर विधान परिषद के सदस्य प्रश्न भी, बहस भी कर सकते थे और कोई सुझाव भी, उसे सुधारने के लिए कोई सुझाव भी दे सकते थे। और जो तीसरा प्रावधान था वो था मतदान। मतलब इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को किसी भी विधेयक पर मतदान करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। क्लियर? तो ये उनके कुछ अधिकार थे जिनमें कुछ कमी की गई और कुछ अधिकारों को बढ़ाया गया। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट होता है भारत शासन अधिनियम। अगर आपको ये मैटर पसंद आ रहा है तो आप इसको नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। मैं अगली बात करता हूं। अब देखिए आज हमारे 2 अधिनियम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो अगला अधिनियम आएगा वो आएगा भारत शासन अधिनियम मार्लेमेंटो सुधार, लेकिन वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि आज ऑलरेडी 2 अधिनियम हो चुके हैं, बड़े अधिनियम है। और जो अगला अधिनियम आ रहा है मार्लेमेंटो सुधार भारत शासन अधिनियम 1909, वो काफी बड़ा है, इसलिए उसे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इसमें कोई कमी है तो कमेंट कीजिए।